नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के सहित 4 राज्यों में दिल्ली, भोपाल और कोलकाता में 60 जगहों पर छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर भी बताया जा रहा है कि रायपुर, दुर्ग और भिलाई में 10 से अधिक टीमों ने कार्रवाई की है। पूर्व सीएम के भिलाई 3 पदुम नगर स्थित घर, विधायक दिव्येंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित घर और आईपीएस अभिषेक पल्लव के सेक्टर 9 स्थित निवास और उनके समय में महादेव सट्टा चलाने वाले सिपाही नकुल और सहदेव के नेहरू नगर स्थित घर पर दस्तावेजों की जांच की गई है। भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध किया है। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है और रायपुर निवास के बाहर काफी हंगामा देखने को मिला है। सीबीआई की छापेमारी को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जब ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं मिलता तो सरकार सीबीआई को लगा देती है। तो उधर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि छापेमारी जांच का प्रक्रिया का हिस्सा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं सियासी बयानबाजी। से प्रेरित है। सीबीआई किसी पार्टी की नहीं होती है, किसी के कहने से नहीं करती है। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है और जहां पर भी लगता है कि गड़बड़ी है वो जांच करती है। और अभी तो ये कांग्रेस वाले चुनाव के समय बोलते हैं कि सीबीआई के छापा पड़वा रहे हैं हमारे नेताओं के यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अभी तो सारे चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायतों के, नगर निगम के। अभी कौन सा चुनाव है? इसमें सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस को इस प्रकार की कार्यवाही का स्वागत करना चाहिए। जब भी भूपेश बघेल जी की ओहदा बढ़ी है, कोई जवाबदारी मिली है, तो कोई ना कोई एजेंसी उनके घर पहुंची है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी सीबीआई पहुंची थी। इसके बाद जब वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए तब भी उनके यहाँ राष्ट्रीय एजेंसी ईडी पहुंची। आज कांग्रेस का महाधिवेशन होना है, वहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी की जवाबदारी इनको दी गई है। आज फिर सीबीआई पहुंच गई है। तो जब कोई एजेंसी उनके यहाँ पहुंचे तो समझ लो कि कोई ना कोई इनका प्रमोशन हुआ है, कोई बड़ी जवाबदारी इनको मिली है। तो इससे वो घबराने वाले नहीं है। तो सीबीआई की छापेमारी के बाद हाहाकार बचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर भी जब छापेमारी की गई तो सवाल कई हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार महादेव सट्टा ऐप को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। निशिकांत पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निशिकांत पांडे जी मैं आपसे करना चाहता हूं। लगातार कभी ईडी की छापेमारी हो रही है, कभी सीबीआई की छापेमारी हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब साहब ईडी को कुछ नहीं मिला तो सीबीआई लगा दिया जा रहा है। आखिरकार है क्या, समझाइए। सौरभ जी, आपको, छोटे भाई अंशुल जी को संध्या जोहार जी। ये बात किसने उठाई कि ईडी के पास से कुछ नहीं मिला? ईडी ने डिस्क्लोज किया क्या इस बात को? दूसरी बात, अभी कांग्रेस के कोई नेता का आपने बाइट सुना है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य हैं और उनको ड्राफ्ट तैयार करना था, इस कारण शायद उनके घर पे छापा पड़ गया। मतलब कितना आप इसका मतलब वो बचाव कर सकते हो कि चुनाव है इसलिए छापा पड़ रहा है। चुनाव मतलब कहीं पे कार्रवाई हो रही तो चुनाव आ जाता है, कहीं पे कार्रवाई हो रही तो पंजाब का प्रभारी बन जाते हैं, कहीं कार्रवाई हो रही तो ड्राफ्ट बनता है। मेरा 2 सवाल है महत्वपूर्ण जी। मात्र 2 सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी दे, उसके बाद मैं मान जाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी सही बोल रही है गलत। ये जो भूपेश बघेल जी के साथ जितने आईपीएस, आईएएस और टीआई और अधिकारी और कर्मचारी जिनके यहाँ छापा पड़ा है, वो कांग्रेस से संबंध रखते हैं या वो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करते हैं या वो नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाते हैं, एक बात। दूसरा कि चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव जैसे कई कद्दावर नेता प्रदेश में भी हैं और देश में भी कई ऐसे नेता हैं जिन पे कहीं कोई जांच नहीं चल रही है। तो क्या इन लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं? 2 एकदम छोटा प्रश्न है, उसका जवाब दें। क्योंकि 5 वर्ष के विनाश के कालखंड में भ्रष्टाचार के अलावा प्रदेश में आपको कोई सौरभ जी कुछ सुनाई दिया?
कोई विषय नहीं आया, चाहे शराब हो, कोयला हो, चाहे राशन हो, चाहे डीएमएफ हो, हर जगह बंदरबाट हुआ। यहां तक कि महादेव को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। अब जब जांच हो रही है, 5 साल तो आपने सीबीआई बैन करके रखा था। हमने सीबीआई को परमिशन भी दिया और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी किया कि पीएससी और इसका महादेव का सीबीआई जांच हो। अब जांच हो रही है तो इसके इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है कि भूपेश बघेल जी किंगपिन हैं, उनके कंट्रोल में सारी चीजें चल रही थी, तो ये विषय तो है। लेकिन भिलाई और दुर्ग से ही ये सिंडिकेट को संचालित किया जा रहा था, ये सबके समक्ष है और मीडिया रिपोर्ट में सारी चीजें हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह का बचाव कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है तो मुझे नहीं समझ में आता कि सारी जांच एजेंसियां खराब है, भारत सरकार खराब है, न्यायालय खराब है, लेकिन किसी कोने में हिंडनबर्ग बैठा हुआ है, वो एक व्हाट्सएप कर दे राहुल गांधी को तो वो सही है। ये कितना कांग्रेस पार्टी सही है, इसका आकलन स्वयं करे। ठीक है अंशुल जी, अब आप जवाब दीजिए निशिकांत जी के सवालों का भी जवाब। और जो लगातार कार्रवाई हो रही है, जगह जगह पर 60 जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है और उसमें खुद एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर भी छापेमारी हुई। समर्थक भी काफी नाराज हुए नजर आए। आप प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले। सर्वप्रथम तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सारे दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और अभी साथी प्रवक्ता बहुत सारे प्रश्न उठा रहे थे, प्रमुख रूप से उन्होंने 2 प्रश्नों का जवाब मेरे से मांगा है, तो त्वरित रूप से उनका ही जवाब दे देता हूं। उन्होंने ये कहा कि बाकी के जो 59 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या वो बीजेपी के समर्थक हैं, क्या वो उनका आलाप रखते हैं, क्या वो बीजेपी के विरोध करते हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई होकर आई है? तो मैं थोड़ा सा उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मान्यवर, कि जब डायन भी अपने से घर से चोरी डायन करने के लिए, चोर भी किसी के घर में चोरी करता है तो वो 4 घर छोड़कर करता है। ये महज संयोग नहीं है मान्यवर, ये एक जीता जागता प्रयोग है, ताकि बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये प्रश्न करने का उन्हें अधिकार मिल जाए, ताकि बीजेपी के प्रवक्ता शाम को बैठकर इस प्रकार का प्रश्न करते हुए पूरे मीडिया जगत में पाए जाए, ताकि एक बड़ा नैरेटिव सेट करने आए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से यह पूछ लेना चाहता हूं, जिस सीबीआई की बैसाखी पर आप चल रहे हैं, जिस ईडी की बैसाखी पर आप चल रहे हैं, बीजेपी में ऐसे कई सारे नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं जाना चाहूंगा, चाहे वो नारायण राणे हो या अन्य जो आज की डेट में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन्होंने जो कार्यवाहियां की हैं, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया है? थोड़ा सा इस प्रश्न का मेरा भी सीधा प्रश्न है। जो 60,000 करोड़ का वाटर घोटाला हुआ था, मेरे देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कह रहे थे, क्या वह घोटाला की जांच पूरी हो गई? क्या वह घोटाला सीधा साफ हो गया? क्योंकि उन्हें तो मुख्यमंत्री बना दिया गया था। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, खैर मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूं आपसे। आपको तीसरी बात प्रमुखता से मैं बता देना चाहता हूं, इतना गंभीर महज संयोग और प्रयोग की कार्यवाही होती है मान्यवर, कि भूपेश बघेल साथ साथ बाकी अन्य नेता जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान में, या अपना कद बढ़ाते हैं या संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं और बीजेपी को उनका आईना दिखाने का काम करते हैं, उसी तात्कालिक प्रभाव में वही बैसाखियां भूपेश बघेल जी के घर पर आ जाती हैं। मैं तीसरी बात ये सरकार में बैठे हुए इनसे यह पूछ लेना चाहता हूं कि आदरणीय प्रवक्ता जी थोड़ा सा यह बताइए, विगत दिनों में अभी ईडी की कार्रवाई होती, प्रवक्ता जी को ये इस बात की जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, प्रवक्ता जी इस बात को बता देंगे कि ईडी ने जो कार्यवाही करी थी उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया है। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, सवाल मेरे मन में आ गया है ईडी से रिलेटेड। निशिकांत पांडे जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंचती है, फिर बीच में नोट गिनने वाला मशीन भी मंगाया गया, फिर बाद में हंगामा देखने को मिला। बहरहाल नोट वोट मिले कि नहीं मिले ये तो ईडी वाले बता सकते हैं, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि ईडी का अपना एक वर्क कल्चर होता है। लेकिन मशीन मंगाए गए, लेकिन मशीन फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद हंगामा होने के बाद वापस लेकर जाना गया। तो फिर भूपेश बघेल ने कहा कि ये एक प्रोपोगेंडा है, इसको बस एक बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मेरे घर में तो इतने पैसे हैं नहीं कि आप मशीन मंगाइएगा और फिर उससे आप काउंट कीजिएगा। क्या कहेंगे? सौरभ जी, जो रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से हमारे तक आई, वही रिपोर्ट जो आपने दिखाया वही हमारी जानकारी में। लेकिन 32 लाख रुपया भूपेश दाऊ जी ने कहा कि हमें मिला है, हमारे यहाँ से मिला है, जो हमारा हो सकता है कि ये उनका अपना कृषि का और अलग विषय का होगा, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो हमारे मित्र कह रहे थे कि पद बढ़ने से कार्रवाई हो रही है, अब पंजाब का प्रभारी बने, वो पद बढ़ा या कद बढ़ा या पद को काटा गया पर को, ये तो अंशुल जी बेहतर बता पाएंगे। विषय ये है कि अगर सीएम सचिवालय में बैठ के सारे सिंडिकेट चलाए जा रहे थे
और सिर्फ भूपेश बघेल जी ही प्रदेश के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं या देश के सबसे बड़े नेता हो चुके हैं, ऐसा अगर अंशुल जी मानते हैं तो मैं तो इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भ्रष्टाचार के कई मानक होते हैं, उस सारे प्रकाष्ठा को पार करने वाले भूपेश बघेल जी हैं, जिनकी स्वीकृति स्वयं कवास्वी लकमा जब गिरफ्तार हुए उस समय उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ आदमी, जहां अधिकारी बोलते गए वहां हस्ताक्षर करता गया। मेरा स्पष्ट सवाल है सौरभ जी आपसे, आपके माध्यम से कांग्रेस से, कि अंशुल जी आप कितना भी छुपाने का प्रयास करो इस चीज को, प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल जी को 23 में नकारा, दीपक बैज जी के नेतृत्व में 24 में लोकसभा आप हारे, जनपद पंचायत हारे, नगर निगम हारे, उसके बाद भी आप पद और कद की बात करते हैं। ये घमंड आपको शोभा नहीं देता। प्रदेश की जनता ने इस अहंकार को चूर चूर कर दिया है। फिर भी एक बात कहता हूं मैं सौरभ जी, सारी चीजें खराब हैं। अभी सीबीआई के एक मामले में, अश्लील सीडी के मामले में भूपेश दाऊ जी को बरी किया गया है। अभी तो न्यायपालिका का आप पीठ थपथपा रहे थे, आज फिर से न्यायपालिका पे या कार्यपालिका पे या सब पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो इन पे प्रश्न और हिंडनबर्ग पे समर्थन, आखिर इसका कोई ना कोई कारण तो होगा कि हिंडनबर्ग को तो आप भरोसा करते हो, लेकिन भारतीय किसी भी संवैधानिक संस्थान पे आपको भरोसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं जांच एजेंसियों ने 351 करोड़ रुपए एक आपके राज्यसभा सांसद के यहां से पकड़ा। क्या वो ईडी ने प्लांट किया था क्या? इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जो आपके प्रदेश के सारे अधिकारी और व्यापारी और कर्मचारी और नेता हैं, उनके यहां से भर भर के सोना, बेनामी संपत्ति और पैसा निकला। 2-2 साल से लोग जेल में हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा बात करते हैं अंशुल जी, तो मुझे ये लगता है कि एक मानसिकता घर कर गई आप लोग के कि ये एक बायस का कार्रवाई है। लेकिन मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट बोलता हूं सौरभ जी, कि जांच एजेंसियों में प्रश्न उठाने से पहले अपने नेताओं से पूछ लीजिए। मैं आ रहा हूं, बस तुरंत आ रहा हूं। 10 सेकंड और कि ईडी की कार्रवाई कहां से शुरू हुई सौरभ जी? ईडी की कार्रवाई शुरू होती है जय सिंह अग्रवाल के पत्र लिखने से। ईडी की कार्रवाई शुरू होती है मोहन मरकाम के विधानसभा में प्रश्न उठाने से। तो जब आप आपके नेता ही इसकी स्वीकृति देते थे, आज अंशुल मिश्रा जी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? अंशुल जी अब जवाब दीजिए। ठीक है निशिकांत जी, आपकी बात जो है उसका जवाब दीजिए। हालांकि जवाब तो निशिकांत जी को देना था, लेकिन ठीक है, हम कांग्रेसी हैं, सारे प्रश्नों के सही जवाब जिसके पास होता है जवाब वही देता है। आदरणीय महान प्रवक्ता जी के ज्ञान में थोड़ा सा मैं वर्धन कर देना चाहता हूं कि जो ईडी या सीबीआई या जो एजेंसियां होती हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह वाली जो आपने बात कही है वह आपने भ्रामक और झूठी बात कही है। थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई बिल्कुल पाक साफ है, स्वच्छ है, ये यहां से चालू हुआ था, वहां से चालू हुआ था। तो मान्यवर, मैंने आपसे वही तो कहा, 70,000 करोड़ का घोटाला मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, वाटर रिसोर्स घोटाला हो गया है, उसके ऊपर वही ईडी और वही सीबीआई आज मौन क्यों धारण है, या द्विपक्षीय कार्य क्यों हो रहा है। अब तीसरी बात, ईडी बहुत अच्छी हो सकती है, सीबीआई बहुत अच्छी हो सकती है, उसके बहुत अच्छे होने का जीता जागता उदाहरण आज मैं स्पष्ट तौर से आपको बता देना चाहता हूं। आपके पत्रकार की वहां पर नजरें गई या नहीं गई? सीबीआई आज दिनांक में आती है और आज दिनांक में एक संदिग्ध व्यक्ति जो आता है, एक बैग लेकर जाता है, जबकि सीबीआई का पहला नियम यह है कि अगर रेड पड़ रही है तो उसे घर को सील कर दिया जाएगा। वह संदिग्ध व्यक्ति आता है, उस घर में जाता है, कांग्रेसियों के विरोध करने के बाद वह संदिग्ध व्यक्ति उस बैग के साथ आता है। उस बैग में क्या था क्या नहीं था ये सीबीआई को नहीं पता, हाँ हो सकता है बीजेपी के नेताओं को पता होगा, उसको बता देंगे। जिस दिन ईडी की रेड पड़ती है उस दिन बड़ी ही भूमिका में एक निभाती हुई एक बहुत बड़ी मशीन लाई जाती है ताकि एक बहुत सुंदर सा माहौल बने और देश के प्रमुख स्तंभ के मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर एक खबर छपती है कि अरबों करोड़ों का कैश भूपेश बघेल जी के यहाँ पर पाया गया है, कई सारी मशीनें उसको नोट को गिनने में लगी हुई है। लेकिन सच्चाई जब शाम को आती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 32 लाख रुपया पाया जाता है। क्या बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को बता सकते हैं कि गृह मंत्रालय इस बात को बता सकता है कि ईडी और सीबीआई जो है वह निष्पक्षता से बात कर रही है? 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। लेकिन उनकी कार्यप्रणाली पर जिस प्रकार से वह कार्यप्रणाली कर रहे हैं कि इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जैसे सार्वभौमिक संगठन हम तीसरी बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं
कि मैं बीजेपी के 10 नेताओं के नाम बता देना चाहता हूं जिन्होंने बीजेपी पांडे जी, मैं आ रहा हूं, बस के आ रहा ऊपर हूं, ही सुन आरोप लीजिए लगाया है, निशिकांत जी जो को। हाँ। आज की दिनांक में मंत्री बने बैठे हुए हैं, उन मंत्रियों के ऊपर वही ईडी और सीबीआई आज दिनांक पर क्यों नहीं जाती? चौथी बात आपने कहा कद और पद की बढ़ जाने से ईबीआई और सीडी आ जाती है, तो कद और पद आदरणीय ब्रजमोहन जी का अग्रवाल जी का बढ़ा है कि गिरा है, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्योंकि ब्रजमोहन जी अग्रवाल जी जो कहते हैं वो सार्वभौम के चतुर्थ स्तंभ पर रखा हुआ है। जिस प्रकार से आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी का कद और पद बढ़ा है, उसी प्रकार से गांव से चला हुआ लड़का जो कांग्रेस की लाठी पकड़ के आज देश को सही रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, और ये जो गोडसेवादी लोग हैं जो डरे हुए हैं, और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कभी ईडी भेजते हैं, कभी सीबीआई को भेजते हैं। और मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह देश संविधान से चलने वाला देश है, ना कि भय और भ्रम से चलने वाला देश है। आप कितना भी भय और भ्रम पैदा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है पांडे जी, बोलिए चुनाव हारे थे, कल हम ठीक है शून्य पे खड़े थे, आने वाले समय में हम फिर अंत पर खड़े हो जाएंगे आदरणीय। तो आप इस बात को, जनता जिस प्रकार से समझ रही है, उस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है। निशिकांत पांडे जी सुन लेते हैं। ठीक है पांडे जी, बोलिए क्या कह रहे थे? अंशुल जी, आप एक कंपैरिजन के ब्रजमोहन अग्रवाल जी और भूपेश बघेल जी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आज तक अजय योद्धा और 2-3 चुनाव हारने वाले भूपेश बघेल जी का कंपैरिजन ब्रजमोहन जी से करना, आदरणीय कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, आप कुछ भी सुनते हैं। रुके अंशुल जी, ऐसा नहीं। दूसरा, आपने बोला कि थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप अवश्य भूल गए भट्टाचार्य को, लेकिन प्रदेश की जनता और जांच एजेंसी नहीं भूली है, और ना भूलेगी, और ना भूलने दिया जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप प्रदेश के संसाधनों को लूट लोगे और कोई भूल जाए? ऐसा संभव नहीं है। पीएससी में क्या किया आपने? युवाओं को निर्वस्त करने के बाद युवाओं के हक को रुपयों के बंडल के साथ नीलाम किया गया। वो आपके सोनवानी जी जेल में है कि नहीं है? तो कोयला में आपकी उप सचिव जो सौम्या चौरसिया थी, वो जेल में है कि नहीं? किस कारण से जेल में है? जवाब दीजिए। कवासी लखमा जो हाँ, मैं जवाब लूंगा, सुन लीजिए। किस कारण से जेल है? इसलिए ये है कि देखिए, आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज घर कर जाता है कि सारी दुनिया गलत है हमारे अलावा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आप जो बात कह रहे थे अंशुल जी कि ये फलाना नेता भ्रष्ट है या ढकाना नेता भ्रष्ट है, ये भी बात आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस के कालखंड के नेता थे वो। अगर आपको लगता है कि वो भ्रष्ट हैं, तो आपने कोई कार्रवाई की क्या? आपने कहीं आवेदन किया क्या? आपने कहीं निवेदन किया क्या? आपने कहीं आंदोलन किया क्या? कहीं कुछ नहीं। आप ये कह रहे हैं कि उस कालखंड में 2013 में अजित पवार को भ्रष्टाचारी कहा गया था, या अशोक चौहान को भ्रष्टाचारी कहा गया था, या हेमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचारी कहा गया था। यहां तो भ्रष्टाचारी के गोद में, लालू यादव के गोद में आप साक्षात बैठे हैं, जो जमानत पे है, जिसको कोर्ट ने सजा दी है, उसके बाद भी ये स्थिति आपका। तो विषय ये है कि देश की जनता देख रही है कि जिसका आला कमान 5,000 करोड़ नेशनल हेराल्ड में बेल पे है, जिसका स्टेट का जो नेता है लगातार ईडी सीबीआई आईटी की जांच में है, और पूरे प्रदेश को अपमानित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। इतना बंदरबाट, अपने नेत्री के पैरों के नीचे फूलों की पंखुड़ी बिछाते हो, और प्रदेश की जनता को एक अदना सा सड़क नहीं दे पाते। उसके बाद पब्लिक डिबेट में आगे कहते हो भूल जाओ भ्रष्टाचार को। ये तो संभव नहीं है जी। सौरभ जी, चलिए ठीक है, अंशुल जी बोलिए, अब जवाब दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता से ज्यादा बेहतर एक अच्छे साइकोलॉजर जरूर हो जाते हैं। उनसे जब उदाहरण के तौर पर कोई प्रश्न किया जाता है तो उसी साइकोलॉजी में चले जाते हैं। खैर, अच्छी बात है जनता से छुपाने के लिए, लेकिन जनता बखूबी इस बात को समझती है। मैंने तो सीधे बीजेपी के प्रवक्ता से सिर्फ 2 प्रश्न करे थे, इनने भी हमसे करे थे, इसके जवाब हमने दिए। हमने यह कहा था कि ईडी क्या माफी मांगेगी? जो ईडी ने ट्वीट कर हमें और आपको बताया था कि लाखों करोड़ रुपया का मिल गया है, कहां मिला हुआ है थोड़ा सा बता दीजिए। मैं तो जनता के पैसों की बात कर रहा हूं, वह तो सिर्फ 35 लाख रुपए मिला है। आज सीबीआई जो आज दिनांक तक अभी इस वक्त तक यह नहीं बता पाई है। इस ईडी ने कहा था, आदरणीय मोदी जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था, निशिकांत जी ने कहा था, बंदर बांट हो रही है यह कहा था। कहां है वो पैसा? मेरे तो हमारा नेता तो सहयोग करने खड़ा हुआ है, वह कहीं नहीं गया है, वह कहीं नहीं डरा है। लेकिन ईडी जो है वह बार बार बंदर का खेल कर रही है। अरे मान्यवर, जितनी कार्यवाही आपने कर दी है, आपने कवासी लखमा जी को अच्छा अंदर कर दिया, आपने कहा कि सौम्या चौरसिया जी को हमने अंदर कर दिया, आपने कहा कि कई सारे नेताओं को, कई सारे आईपीएस को हमने अंदर कर दिया, अर्थात न्यायपालिका ने अंदर कर दिया। और आपने यह भी कहा कि 5,000 करोड़ के घोटाले में हम बेल पर हैं।
तो भारतीय कानून संहिता यह कहती है जब तक न्यायपालिका इस बात को स्पष्ट न कर दे कि यह आरोप सिद्ध हो जाता है तब तक वह व्यक्ति जो है आरोपी नहीं होता है। आप मुझे बता दीजिए कि भारत की, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था अर्थात न्यायपालिका में कौन से ऐसे नेता, चाहे राहुल गांधी से लेकर भूपेश बघेल तक के ऐसे कौन से नेता को यह सिद्ध कर दिया कि आपके ऊपर यह कार्रवाई हुई है जो न्यायोचित कार्रवाई है? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से यह कहा है कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग जो है वह दुरुपयोग चलिए ठीक है कार्यक्रम निशिकांत जी जवाब दीजिए। इसे सरकार पर ध्यान देना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है कहता है। ठीक है अंशुल जी, ओके चलिए बोलिए। अंशुल जी, जब तक अपराध सिद्ध नहीं आता वो अपराधी नहीं होता लेकिन आरोपी होता है। आप अपना थोड़ा सा अब ज्ञान आपको मुझे अपराधी और आरोपी में अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा क्या मान्यवर? सुप्रीम कोर्ट ने पांडे जी आपके बीच में 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड में बीच में करता नहीं हूँ ना। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को लेकर चलती हुई गृह मंत्रालय के लिए क्या वर्डिक्ट जारी किया है? क्या मैं पढ़कर दिखा दूं? क्या मैं पढ़कर दिखा दूं? जो अपना जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस समय जब कार्रवाई आदरणीय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कोई घोटाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर। आपके सरकार में हुआ था। लालू यादव एक अपराधी है, मतलब घोषित भ्रष्टाचारी है, उसके गोद में कांग्रेस पार्टी बैठी है कि नहीं? अरे नारायण नारे से बड़ा, सबसे बड़ा अपराधी इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है भैया। हेमंत विश्व शर्मा से बड़ा अपराधी इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। 70,000 करोड़ का वाटर घोटाला कर आपने रख दिया और आप यह कहते हैं कि इनको मुख्यमंत्री जी बनाया जाए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस ईडी और सीबीआई को लेकर? चलिए बताइए। चलिए अब आप लोगों से फाइनल कमेंट में ले लूंगा। ठीक है, अब फाइनल कमेंट आप लोग दीजिएगा कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो ये जगह जगह पर छापेमारी हो रही है, 60 जगहों पर छापेमारी हुई है, क्या निकलेगा? आपको क्या लगता है? निशिकांत पांडे जी आप ही पहले फाइनल कमेंट दीजिए, फिर अंशुल जी आप दीजिएगा फाइनल कमेंट। क्या निकलेगा? इससे न्याय होगा, सच निकलेगा, प्रदेश के संसाधन को, युवाओं के भविष्य को लूटने वालों के साथ न्याय होगा और इन सबको, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबके साथ वही कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं इनको बिहाइंड द बार होना चाहिए, चाहे जो भी हो, अपराधी, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, राजनेता हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो या उनका लड़का हो, सब पे कार्रवाई। चलिए अंशुल जी फाइनल कमेंट। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि सारे भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जाना चाहिए, चाहे अपराधी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे अभी के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे उनके बेटे भी हो जो बीसीसीआई के चेयरमैन बने बैठे हुए हैं, चाहे रायपुर शहर के सांसद भी हो जो 800 एकड़ जमीन खाकर बैठ गए हैं, चाहे रमन सिंह जी भी हो, चाहे रमन सिंह जी भी हो जिनकी फाइलें दबा दी गई है, इन सब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चले ठीक है, जो अगर गलत करेगा तब ठीक है। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया और निशिकांत पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आज बड़ी बहस में हमने चर्चा किया कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर तमाम बातें हो रही है, 60 जगहों पर छापेमारी की गई है और 60 जगहों पर छापेमारी होने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। इससे पहले ईडी की कार्रवाई हुई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम जाती है, छापेमारी करती है, शाम तक नोट गिनने की मशीन भी लेकर आती है, फिर खूब हो हल्ला हुआ, आज भी खूब हो हल्ला हुआ। आखिरकार कुछ निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है ये तो सीबीआई की टीम समझती होगी और ईडी की टीम समझती होगी। लेकिन बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।